एवरीवन, वेलकम टू शेप आईएएस। आज हम बात करेंगे एक आर्टिकल की जो रिसेंटली पब्लिश्ड हुआ था न्यूज़पेपर में, और इस आर्टिकल का नाम था द क्लाइमेट क्राइसिस इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये आर्टिकल लिखा था बाय सौम्य स्वामीनाथन ने, जो डॉटर है ऑफ एमएस स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि कैसे क्लाइमेट चेंज हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है ऑन वुमेन और द इन्फेंट्स, यानी कि जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं। साथ में इसमें इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है वो आजकल हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये हर कंट्री का टारगेट है, बट पॉइंट इज दैट कि हम कैसे टैकल करेंगे इतनी ज्यादा क्लाइमेट चेंज को जो अभी हम लोग देख रहे हैं हर कंट्री के अंदर। वुमेन इसमें कैसे अपना रोल निभा सकती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं क्लाइमेट और जेंडर जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इस लाइन को डीपली समझते हैं कि क्लाइमेट और जेंडर जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है। अब समझते हैं इसको थोड़ा डीप में जाकर के। अगर मैं एक बात बताऊं, यूएनडीपी ने एक डेटा पब्लिश किया और उसमें ये लिखा था कि विमेन जो है वो 14 टाइम्स खतरा रहता है एज कम्पेयर टू मेन, यानी कि जो छोटे बच्चे और विमेन होते हैं वो मोर लाइकली इफेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज से एज कम्पेयर टू मेन। यानी कि अगर आपको अब एक मोटी मोटी मैं बात समझाऊं, जैसे जो भी वेदर कैलामिटीज होते हैं लाइक साइक्लोन्स हो गया, हीट वेव्स हो गया, जो फ्यू ईयर्स से हम देख रहे हैं, ऐसी नेचुरल कैलामिटीज बोल लो या आर्टिफिशियल कैलामिटीज बोल लो, ये कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हुई है। और वो क्यों इंक्रीज हुई है? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। मोर्टेलिटी रेट भी अगर देखें तो उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, वो भी 14 टाइम्स हायर है फॉर वुमेन और इन्फेंट्स, यानी कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं एज कम्पेयर टू द मेन। जैसे कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पीपल हैव राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पीपल हैव राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। यानी कि ये जो राइट है क्लीन एनवायरमेंट का, ये अंडर इंक्लूडेड है आर्टिकल 21 में, और अंडर आर्टिकल 21 हमारा फंडामेंटल राइट है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है एग्रीकल्चर को और रूरल इकोनॉमी को। कैसे करता है इसको हम समझते हैं, क्योंकि जैसे क्लाइमेट चेंज होता है वो खेती बाड़ी को भी नुकसान पहुंचाता है और खेती बाड़ी ऑटोमेटिकली जो ग्रामीण की जो इकोनॉमी होती है, यानी कि रूरल जो इकोनॉमी होती है, उसको भी इम्पैक्ट डालती है। अब हम इसको थोड़ा डीप में जाके समझते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, और अगर एक डाउन होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली डाउन होगा। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल्ड में जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो एग्रीकल्चर भी कम जाएगा, डाउन जाएगा, और उससे प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो वहां कहीं पर ड्रॉट की कंडीशन, सूखा देखने को मिलता है, कहीं पर बाढ़ देखने को मिलता है। तो ये सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिन्हें हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अभी, और इनकी वजह से एग्रीकल्चर जब डाउन होता है तो प्रोडक्टिविटी भी डाउन होती है। तो जब एग्रीकल्चर डाउन हुआ, प्रोडक्टिविटी डाउन हुई, तो ऑटोमेटिकली जो रूरल इकोनॉमी है वो भी डाउन होगी। तो इससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस पे भी। इससे फूड सिक्योरिटी पर भी खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही में जो फूड प्रोड्यूस होता है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस और न्यूट्रिशनल वैल्यू का भी लो होता है। तो ये एक काफी ज्यादा मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करता है ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज हमारी फूड सिक्योरिटी के अंदर, फूड लाइफ्स के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो विमेन और चिल्ड्रन को होता है। क्यों? क्योंकि जेंडर बेस्ड जो रोल्स होते हैं, जैसे विमेन टाइप कास्ट होती है, टाइपो कास्ट होती है ड्यू टू जेंडर बेस्ड को लेकर के, तो उसमें क्या होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि वी लिव इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो विमेन को भी काफी ज्यादा फेस करने पड़ते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होती है जेंडर बेस्ड रोल की वजह से, वो भी विमेन होती है। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो आपको एक केस याद होगा अबाउट बैंगलोर वाटर क्राइसिस के बारे में। हाल ही में बैंगलोर के इतिहास में सबसे खराब पेयजल संकट देखा गया है, और बैंगलोर जो है वो इस समय सबसे ज्यादा पेयजल संकट का सामना कर रहा है। तो जानते हैं कि टोटल प्रॉब्लम क्या थी। टोटल 97% जो है वो सी वाटर होता है, और उसमें से भी 3% फ्रेश वाटर होता है, पर 2.4% जो पानी होता है वो ग्लेशियर्स में फॉर्म में होता है, और 0.6% जो है वो रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स के थ्रू होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिवर्स जो है वो काफी ज्यादा पोल्यूटेड है। तो मेजर प्रॉब्लम जो है कि रिवर जब इतनी पोल्यूटेड है तो हमारे पास पीने का पानी ही कितना बचा है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, 7 स्टेट्स जो अभी सीवियर वाटर क्राइसिस से गुजर रहे हैं ना, वो है महाराष्ट्र, बैंगलोर, गुजरात, झारखंड, राजस्थान,
आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये ऐसे 7 स्टेट्स है जो वाटर स्कैर्सिटी से भी गुजर रहे हैं। और कहा जाता है कि आने वाले कुछ समय में यानी कि अप्रॉक्स 2025 से लेकर 2030 तक, यानी कि 2025 से 2030 तक इन 7 स्टेट्स का ग्राउंड वाटर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में हम आगे थोड़ा और डिटेल्ड में समझते हैं। ऑफिशियल डेटा की अगर बात माने तो ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग टोटल 9294 बोरवेल्स है बैंगलोर में, जिसमें से 1793 बोरवेल जो है वो पानी की कमी से सूख चुके हैं। अब हम जानते हैं कि रीजंस क्या है वाटर क्राइसिस का। देखो, टोटल आपको भी पता है कि रिवर हमारी कितनी पोल्यूटेड और कितनी नहीं है। पानी हमारे पास है, पर वो जो रिवर्स की फॉर्म में जो पानी है वो काफी ज्यादा पोल्यूटेड है। 200 से ज्यादा रिवर्स होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर पानी की कमी से हमारा जो देश के कुछ राज्य जो हैं वो उभर रहे हैं अभी। तो दूसरा सोर्स क्या होता है पानी के अलावा, रिवर्स नदियों के अलावा, वो है ग्राउंड वाटर। अब टोटल अगर मैं बात करूं तो 2300 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो वाटर है, और एवरेज ईयरली रेनफॉल वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे, जब इतना पानी है, रेनफॉल इतना अच्छा है, फिर कैसे हमारे पास पानी की इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें से जो मैंने आपको एक डेटा बताया 2300 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, इसमें से 47% जो पानी है वो बारिश का पानी होता है, यानी कि 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नदियों में चला जाता है। अब टोटल कितना बचा, 1132 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर, वो जो है वो यूज में लिया जाता है। लेकिन इंडिया में वाटर मैनेजमेंट की प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने की वजह से वो ढेर सारा पानी भी उसमें सी में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, जिससे जो है हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता। तो ये एक मेजर फैक्टर है। जब तक ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो वाटर का जो लेवल है वो अप नहीं होगा। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर आ गया, जिसमें हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं बोरवेल या ट्यूबवेल्स के थ्रू। अब अगर मैं आपको एक जजमेंट की बात बताऊं, 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, और उस जजमेंट में ये बोला था कि जितनी भी सोसाइटीज है, बिल्डिंग्स है, होम्स है, रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स है, उन पे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो टोटली रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया था। अगर मैं नीति आयोग रिपोर्ट की बात करूं तो एज पर नीति आयोग रिपोर्ट, ग्राउंड वाटर लेवल जो है मेजर 21 सिटीज के अंदर 0 पर पहुंचने वाला है कुछ टाइम बाद में, जिसमें चेन्नई, दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद टॉप ऐसी जो शहर है जो काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने वाले। टोटल अगर इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो इन शहरों की टोटल पॉपुलेशन ही समथिंग 10.5 करोड़ है। तो अगर एक रिपोर्ट में आपको बात बताऊं, डेटा बताऊं एक रिपोर्ट का, तो 89% जो ग्राउंड वाटर है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंडिया के अंदर, और वो 89% जो ग्राउंड वाटर है वो इरिगेशन सेक्टर में यूज होता है। देश की 48% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। अगर ग्राउंड वाटर लेवल 0 तक पहुंच गया तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर को काफी नुकसान होगा, साथ में जो फूड सिक्योरिटी है, जो फूड क्राइसिस है, वो भी देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट या डेटा पब्लिश करी थी जिसमें यह कहा था कि 135 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी चाहिए होता है। एक बेंचमार्क डिसाइड किया था अर्बन इकोनॉमी के लिए, अर्बन एरियाज के लिए, जबकि ये बेंचमार्क रूरल के अंदर 55 लीटर वाटर पर कैपिटा जो है वो सेट किया गया था। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल को इफेक्ट कर रहा है, पर ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अब जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए थे। सबसे पहली स्कीम है हर घर जल मिशन। ये इनिशिएट किया गया था 2019 तक, और इसका टारगेट था कि 2024 तक इसको पूरा करना है। इसमें 108.7 मिलियन रूरल जो फैमिलीज है उनको टैप वाटर कनेक्शन दिया गया है। 2024 के मिड में अगर मैं बात करूं तो इस स्कीम ने काफी ज्यादा हेल्प किया है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इस स्कीम को लेकर के काफी ऑप्टिमिस्टिक है। तो गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया था, गवर्नमेंट वो 2024 तक जो है इस टारगेट को वो पूरा कर लेगी। दूसरा है अटल भूजल योजना। ये 2019 में जो है ये स्कीम लागू करी गई थी। ये नेशनल ग्राउंड वाटर प्रोग्राम के अंदर आती है। इसको इसमें लॉन्च किया गया था, और इसमें हमने ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को काफी ज्यादा इंप्रूव करने का सोचा है। 7 वाटर स्ट्रेस स्टेट जो मैंने आपको बताए थे। अब है अमृत सरोवर प्रोजेक्ट। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। ये लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2022 को। इसके अंदर क्या होता है, इस प्रोजेक्ट में हर वाटर बॉडी 1 एकड़ की होगी, और उसके अंदर हम लोग वाटर बॉडीज क्रिएट करेंगे, वो 1 एकड़ की होगी, और इसमें 10,000 मीटर क्यूब यानी कि 10,000 क्यूबिक मीटर वाटर होगा। तो वो जो वाटर होगा वो हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करेंगे, और हर छोटी छोटी वाटर बॉडीज में इतना वाटर फिल करके रखेंगे जिससे जो है प्रॉब्लम नहीं आए, और जो वाटर मैनेजमेंट है वो वाटर मैनेजमेंट प्रॉपरली हो पाए। साथ ही जल शक्ति अभियान लॉन्च किया गया था। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काफी ज्यादा इफेक्ट डाला गया है, और उसके बारे में बताया गया है जल शक्ति अभियान में कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रमोट करनी है हर हाउस होल्ड, हर बिल्डिंग्स, हर रेजिडेंशियल सोसाइटीज और उसके अंदर।
अगर मैं आपको उड़ीसा का एग्जाम्पल बताऊं तो उड़ीसा भी कुछ समय पहले ड्रॉट, सूखा यानी कि फ्लड, इन जैसे वाटर स्कैर्सिटी जैसे कंडीशन से गुजर रहा था। लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट स्कीम्स है और लोकल की हेल्प से उड़ीसा का जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है ना, वो 2013 या 2013 या 17 के बीच से 42% से घटकर 30% हो गया। यानी कि उनका जो एक्सट्रैक्शन था वाटर का, उन्होंने वो कम कर लिया ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का। अब इसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स लगी होगी, लोकल्स की समझ लगी होगी, एग्रीकल्चर पैटर्न को उन्होंने समझा होगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमें टोटली बारिश का पानी जितना ज्यादा हो सके यूटिलाइजेशन करना है और वाटर मैनेजमेंट को काफी ज्यादा इंप्रूव करना है। उन्होंने भी काफी ज्यादा काम किया है। अगर इजराइल की भी मैं बात करूं तो इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर पोर्टेबल वाटर सप्लाई और नेचुरल वाटर सप्लाई बहुत कम थी, लेकिन इजराइल ने भी काफी ज्यादा टेक्निक्स को यूज कर करके अपना जो पानी का लेवल है उसको रीस्टोर किया है। वेस्ट वाटर को उन्होंने रीयूज किया है। जितना भी जो वेस्ट वाटर होता है उन्होंने प्रोजेक्ट से ऐसे लगाए कि वेस्ट वाटर रीयूज हो रहा है। डीसैलिनेशन का टेक्निक किया है। डीसैलिनेशन मतलब समुद्र के पानी को जो इतना खारा होता है उसको डीसैलाइन करके आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, एडवांस आरओ टेक्नोलॉजीज के अंदर उसको डाल करके वो पीने योग्य पानी यानी कि पोर्टेबल वाटर सप्लाई बनाया जाता है। रिसाइकल वाटर का सबसे बड़ा यूजर जो है वो अभी हाल ही में इजराइल है। तो हम ऐसे टेक्निक्स अपना सकते हैं हमारे देश के लिए जहां पर हम हमारे जल को भी बचा सकते हैं। तो जहां याद रखिए, अगर जल है तो जीवन है। यूं ही शास्त्रों में नहीं कहा जाता कि जल जो देवता के फॉर्म में पूजा जाता है, इसलिए काफी ज्यादा इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस और लॉजिक्स भी है। जैसे हीट वेव्स भी आपको पता है काफी देखने को मिल रही है। तो ये सारी जो चीजें है ना वो एक दूसरे से इम्पैक्ट करती है कहीं ना कहीं। अगर हीट वेव्स की भी मैं बात करूं आपको, तो जो हीट वेव्स होते हैं वो टेम्परेचर 3 to 5 डिग्री जो परसेंट होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न एरियाज के अंदर ये जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो 3 डिग्री to 5 डिग्री सेंटीग्रेड अप जाता है। IMD की रिपोर्ट के अनुसार जब भी पारा 40 डिग्री से पार जाता है तो वहां हीट वेव शुरू हो जाती है। यहाँ होता है नॉर्मल के लिए, और पहाड़ी इलाकों में अगर 30 से ज्यादा अगर पारा ऊपर चला जाता है तो वो हीट वेव्स का प्रभाव घोषित करती है। तो इतने सारे क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अभी ये हम लोगों के लिए टाइम है कि हम हमारे क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कर सके। अगर हर एक इंसान भी इसको यूटिलाइज करे, इसको काम करे, पानी का यूटिलाइज करे, पानी की बचत करे, तो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, साथ में एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते भी हमें ये सब करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल।